नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं उलझी हुई पहेली को सुलझाने निकले हैं। एक तरफ है करीब करीब 3 करोड़ नाम जो वोटर लिस्ट से गायब हो सकते हैं और दूसरी तरफ है एक सरकारी फॉर्म जिसमें छुपा है एक 2003 का राज। और इस राज को न समझने की एक छोटी सी मामूली सी गलती लोगों के वोट देने के अधिकार पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी एक शहर या एक राज्य की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, देश के 12 राज्यों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन CII जिसे कह रहे हैं। हाँ, CIR, इसका ये महाअभियान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से 11 दिसंबर की तरफ बढ़ रही हैं। उसी दिन वो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी जो बताएगी कि किसका नाम बचा और किसका कट गया। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस पहेली की परतें खोलना। ये CII की प्रक्रिया आखिर है क्या? वो 2003 का राज क्या है जिसमें लाखों लोग उलझ गए हैं? और सबसे जरूरी, अगर किसी से कोई चूक हो गई है तो क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और तह तक जाना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे और आपके मताधिकार यानी राइट टू वोट से जुड़ा है। हमारा लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझना होगा। मतलब फॉर्म भरने की गलतियों से लेकर कौन सा दस्तावेज ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर गलती हो ही गई है तो उसे सुधारने का सही तरीका क्या है। तो चलिए पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मतलब समस्या की जड़ से। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस SIR के फॉर्म को लेकर ही है। खासकर उसमें कॉलम है 2003 की वोटर लिस्ट वाला, जिसने सबको परेशान कर रखा है। ये 2003 वाला कॉलम आखिर है क्या और इसमें इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर 2003 ही क्यों, 2005 या 2010 क्यों नहीं। देखिए, ये एक तरह से आपकी नागरिकता और मतलब आपकी रिहाइश को उसे लंबे समय से वेरीफाई करने का, पक्का करने का एक तरीका है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि लिस्ट में केवल असली और कह सकते हैं उस इलाके के पुराने पात्र मतदाता ही हों। अच्छा, तो ये 2003 वाला कॉलम एक तरह का विरासत या लेगेसी चेक है, ये देखने के लिए कि कोई व्यक्ति या उसका परिवार वाकई उस पते से सालों से जुड़ा है, कोई नया या फर्जी वोटर तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बिल्कुल, इसे आप जमीन की रजिस्ट्री जैसा समझ सकते हैं। जैसे पुरानी रजिस्ट्री आपके मालिकाना हक को मजबूत करती है ना? वैसे ही 2003 की लिस्ट में आपका या आपके परिवार का नाम होना उस बूथ पर आपके मताधिकार को मजबूत करता है। नियम बहुत सीधा था। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो उसकी जानकारी उस खास कॉलम में भरनी थी। और अगर आपका नाम नहीं था लेकिन आपके माता पिता या दादा दादी का नाम था तो उनकी जानकारी देनी थी। लेकिन लगता है कि इस सीधे से नियम में ही लोग उलझ गए। सुनने में तो ये भी आया है कि किसी ने 2003 की जगह 2025 लिख दिया। हाँ, ये हुआ है। किसी ने माता पिता वाला कॉलम खाली छोड़ दिया, शायद उन्हें पुरानी लिस्ट मिली होगी। और कई लोगों ने तो दोनों ही कॉलम खाली छोड़ दिए, और यही छोटी सी गलती अब एक बड़ी परेशानी बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि अब फॉर्म जमा हो चुका है और सिस्टम में डेटा वो फीड हो गया है। जब ये डेटा चुनाव आयोग के पुराने रिकॉर्ड से मैच किया जाता है और 2003 की जानकारी नहीं मिलती, तो सिस्टम एक रेड फ्लैग जनरेट कर देता है और बस यहीं से नाम कटने का खतरा शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये 2003 वाला कॉलम तो एक तरह की टाइम मशीन जैसा है, जिसमें कई लोग गलत साल में पहुंच गए। लेकिन इससे भी बड़ा कंफ्यूजन तो शायद इस बात को लेकर है कि इस टाइम मशीन को चलाने के लिए कौन सी चाबी इस्तेमाल करनी है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड? क्योंकि अक्सर इन दोनों में जानकारी अलग-अलग होती है। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। और इसका जवाब एक सुनहरा नियम है। आपको अपना फॉर्म हमेशा, और मैं ये दोहरा रहा हूं, हमेशा वोटर आईडी कार्ड, एपिक कार्ड के हिसाब से। हाँ, एपिक कार्ड के आधार पर ही भरना चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। सरकार तो हर जगह आधार को अनिवार्य कर रही है, KYC से लेकर बैंक अकाउंट तक हर जगह तो आधार ही चलता है। तो फिर चुनाव आयोग इसे क्यों पहली प्राथमिकता नहीं मान रहा? क्या ये सिस्टम का पिछड़ापन नहीं दिखाता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे देश में डेटा साइलो कितने गहरे हैं। मतलब चुनाव आयोग का अपना एक मजबूत पुराना डेटाबेस है,
UIDAI जो आधार बनाती है उसका अपना डेटाबेस है, और जब ये दोनों सिस्टम आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते तो आम नागरिक बीच में पिस जाता है। ये वोटर लिस्ट का रिवीजन है, आधार लिस्ट का नहीं। इसलिए जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा ना, वो आपके वोटर कार्ड के पुराने रिकॉर्ड से ही होगा। अच्छा, तो मतलब सिस्टम एक तरह से कंप्यूटर से नो वाली स्थिति में चला जाता है। वो इंसान की तरह ये नहीं समझ सकता कि सुरेश कुमार और सुरेश के, हाँ, कि वो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। हाँ, अगर वोटर कार्ड में कुमार है तो फॉर्म में भी कुमार ही होना चाहिए, वरना मैच फेल। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। तो रणनीति ये होनी चाहिए कि पहले फॉर्म को वोटर कार्ड के हिसाब से भरकर अपना नाम लिस्ट में सुरक्षित करें। एक बार जब 11 दिसंबर को आने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद आप चाहें तो वोटर कार्ड में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरकर उसे आधार से मैच करवा सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते समय वोटर कार्ड ही आपका आधार होना चाहिए। ये तो उनकी बात हुई जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जिन्होंने पहले ही आधार कार्ड के हिसाब से गलत जानकारी भरकर फॉर्म जमा कर दिया है? क्या उनका नाम कटना अब तय है? यहाँ पर एक हैरान करने वाली लेकिन बहुत जरूरी सलाह है। अगर आपने गलत जानकारी वाला फॉर्म जमा कर दिया है तो अभी कुछ भी न करें। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब कुछ करना दरअसल और बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये तो आम सलाह के बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर लोग तो तुरंत भागकर सब ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, और यही जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस कारण है। घबराकर अपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करवाने की कोशिश ना करें। मैंने एक केस देखा जहां एक सज्जन ने घबराकर अपना नाम वोटर कार्ड में आधार के हिसाब से ठीक करवा लिया। नतीजा, उनका फॉर्म जिसमें पुरानी जानकारी थी और उनका नया वोटर कार्ड जिसमें नई जानकारी थी, आपस में मैच नहीं हुए और उनका नाम लिस्ट से कट गया। बेचारे ने भलाई करनी चाहिए और नुकसान कर बैठे। ओहो, मतलब उन्होंने सुधार करके एक नया मिसमैच पैदा कर दिया। एग्जैक्टली। जिसकी वजह से उनका नाम कटने की संभावना और भी बढ़ गई। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। इस समय आपके नाम के ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होने की संभावना ज्यादा है, भले ही जानकारी में मामूली अंतर हो। इसलिए सबसे सही रणनीति है 11 दिसंबर की ड्राफ्ट सूची का इंतजार करें। अगर नाम सूची में आ जाता है तो आप चैन की सांस लेकर बाद में दस्तावेजों में सुधार करवा सकते हैं। ये 3 करोड़ का आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है, डरावना भी है। क्या ये सभी लोग सिर्फ फॉर्म भरने की गलतियों की वजह से लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, या कहानी में कुछ और भी है? नहीं, ये पूरी तस्वीर नहीं है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ गलतियां सुधारने का अभियान नहीं है। ये वोटर लिस्ट को साफ करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसे हम डेटा क्लीनिंग या लिस्ट प्योरिफिकेशन कह सकते हैं। इन 3 करोड़ में एक बड़ा हिस्सा उन वोटर्स का है जो अब मौजूद नहीं है या पात्र नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसमें और भी श्रेणियां हैं? हाँ, रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है मृतक, मतलब डिसीज्ड। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 4% ऐसे नाम सूची में हैं जो उन लोगों के हैं जिनका देहांत हो चुका है। दूसरी श्रेणी है शिफ्टेड, जो लोग घर बदल चुके हैं। बिल्कुल। लगभग 10% लोग अपना पता बदल चुके हैं, लेकिन उनका नाम पुरानी जगह की लिस्ट में अभी भी चल रहा है। और तीसरी श्रेणी है अनुपस्थित, एब्सेंट, जो लगभग 6% है। ये वो लोग हैं जो दिए गए पते पर नहीं मिलते, बीएलओ के कई बार जाने के बाद भी। तो ये जो मृतक या शिफ्ट हो चुके वोटर्स हैं, इनका पता कैसे चलता है? क्या बीएलओ सिर्फ पड़ोसियों से पूछते हैं? नहीं, अब ये पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो गया है। ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस है। बीएलओ घर घर सर्वे तो करते ही हैं, हाँ। लेकिन अब डेटा को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से भी मिलाया जा रहा है। शिफ्टेड वोटर्स के लिए जब कोई नए पते पर वोटर कार्ड बनवाता है तो पुराने पते से नाम हटाने का एक ऑटोमेटेड फ्लैग भी सिस्टम में जनरेट होता है। तो ये सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन सफाई है। कुछ जिलों जैसे लखनऊ और गाजियाबाद में तो यह आंकड़ा 25% से 30% तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं या अब प्रासंगिक नहीं है। तो क्या अब सुधार का कोई रास्ता नहीं बचा? अगर किसी को ये बातचीत सुनकर एहसास होता है कि उसने 2003 वाले कॉलम में गलती की है, तो क्या वो अभी भी कुछ कर सकता है, या उसे भी 11 दिसंबर तक हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करना होगा? नहीं, यहाँ एक अच्छी खबर है। एक रास्ता अभी भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पक्का पता है कि आपने फॉर्म में गलती की है, खासकर 2003 वाले कॉलम में, तो आप अभी भी सुधार आवेदन दे सकते हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? और ये बीएलओ जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, ये है कौन?
इनसे संपर्क कैसे करें? एक आम इंसान के लिए ये सब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, आपका BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके इलाके का इलेक्शन सुपर हीरो है। वही आपका फॉर्म लेता है, वही वेरिफिकेशन करता है और मुसीबत के समय वही आपकी मदद भी कर सकता है। अक्सर ये आपके इलाके के कोई टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं। इनसे कह सकते हैं अच्छा रिश्ता बनाकर रखना हमेशा फायदेमंद होता है। प्रक्रिया सीधी है, अपने BLO से मिलें, उन्हें अपनी गलती बताएं और उनकी मदद से एक सुधार आवेदन मतलब करेक्शन एप्लीकेशन भरें। और ये आवेदन कहाँ जमा होगा? क्या ये BLO ही सब ठीक कर देंगे? BLO आपकी मदद करेंगे, लेकिन आवेदन जमा होगा ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में, जो आमतौर पर SDM ऑफिस होता है। इसके बाद आपका डेटा सिस्टम में ठीक कर दिया जाएगा और आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में बिना किसी परेशानी के आ सकता है। और मान लीजिए इन सब के बावजूद किसी का नाम गलती से लिस्ट से कट भी जाता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर नाम वापस जुड़वाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो 3 सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपना SIR का फॉर्म हमेशा और हमेशा वोटर ID के हिसाब से भरें, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं। बिल्कुल। दूसरी, अगर आपको पक्का पता है कि फॉर्म में 2003 वाले कॉलम में गलती हो गई है, तो इंतजार ना करें, तुरंत अपने इलाके के इलेक्शन सुपर हीरो यानी BLO से मिलकर सुधार आवेदन जमा करें ताकि 11 दिसंबर से पहले डेटा ठीक हो जाए। और तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, अगर आपने आधार के हिसाब से गलत जानकारी वाला फॉर्म जमा कर दिया है, तो फिलहाल कुछ ना करें। 11 दिसंबर की लिस्ट का इंतजार करें। जल्दबाजी में किया गया सुधार नुकसानदेह हो सकता है। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने या दस्तावेजों को ठीक करने से कहीं ज्यादा है। ये एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी जागरूकता पर भी सवाल उठाती है। क्या हम अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर पर्याप्त रूप से गंभीर हैं? अक्सर हम छोटी छोटी गलतियों जैसे नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि को नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि चलता है, लेकिन अब शायद वो दौर खत्म हो रहा है जहां सुरेश कुमार और सुरेश के चल जाता था। अब डेटा का दौर है। और यही भविष्य की दिशा है। आज ये वोटर लिस्ट है, कल जब हर सरकारी योजना, हर पहचान पत्र, हर बैंक खाता एक दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़ जाएगा, तब इस तरह की छोटी छोटी गलतियों के परिणाम कितने बड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होने की बात नहीं है, ये भविष्य में डिजिटल सिटीजनशिप का सवाल है। आपकी डिजिटल पहचान में एक छोटी सी भी गलती आपको आपके अधिकारों से वंचित कर सकती है। इस पर सोचना जरूरी है।